हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इतिहास के कुछ सवाल को डिस्कस करेंगे जो 67वीं बीपीएससी के एग्जाम पे आधारित है। ये इतिहास का तीसरा सीरीज है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां और डी में है औरंगजेब। तो इसमें बताना है कि कौन से मुगल सम्राट बादशाह थे जिसका कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक जो है वो 2 बार किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब इसके विषय में हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। औरंगजेब का शासनकाल जो है वो 1658 से लेकर 1707 तक था चला था। ठीक है, औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक जो है वो 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में हुआ था और दूसरा जो है 15 जून 1659 को हुआ। ठीक है, तो इस तरह से औरंगजेब जो है एकमात्र मुगल बादशाह थे जो इसका की राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ था। ठीक है, और देखिए औरंगजेब के बारे में थोड़ा और हम लोग समझ लेंगे। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और एक चीज और जान, औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर के नाम, यदि ये सवाल पूछा जाए कि आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को पुकारा जाता है तो वो औरंगजेब होगा। और देखिए इससे संबंधित एक चीज सवाल और है कि औरंगजेब का गुरु जो है उसका नाम था मीर मोहम्मद। ठीक है, तो इससे भी एक सवाल बन जाता है कि अगर पूछा जाए कि मीर मोहम्मद किस मुगल बादशाह का गुरु थे तो औरंगजेब के गुरु थे। इसका पूरा नाम मीर मोहम्मद हकीम थे। ठीक है, देखिए औरंगजेब के विषय में एक चीज और जान लेंगे कि इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं करने पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ठीक है, अब ये गुरु तेग बहादुर की हत्या कब करवाई थी तो 1675 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, किस लिए करवा दिया था? क्योंकि इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, औरंगजेब से संबंधित एक बात और जान लेंगे कि इन्होंने जो है 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। ठीक है, क्योंकि अकबर जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो जिसे औरंगजेब ने 1679 में फिर से लागू कर दिया। ठीक है, तो इस सब चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर ए अकबर का लेखक कौन थे। तो ए में है अबुल फजल, बी में है दारा शिकोह, सी में है मुल्ला शाह बख्शकानी, डी में है शाह वलीउल्लाह और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो सिर ए अकबर का लेखक जो है वो दारा शिकोह थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और फैक्ट को जानेंगे। तो दारा शिकोह जो है वो शाहजहां के शासनकाल में उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, और इसी फारसी में अनुवाद का शीर्षक जो था उसका नाम था सिर ए अकबर। ठीक है, सिर ए अकबर क्या है तो ये जो है उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया हुआ एक समूह है। ठीक है, तब देखिए इसके तहत जो है सिर ए अकबर के तहत 52 उपनिषद को अनुवाद किया गया था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सिर ए अकबर के तहत कितने उपनिषद को अनुवाद किया गया था तो 52 उपनिषद को अनुवाद किया था। ठीक है, अब देखिए दारा शिकोह के बारे में जानेंगे। दारा शिकोह जो है वो शाहजहां के सबसे बड़े बेटा का नाम था। ठीक है, और दारा शिकोह के बारे में इतिहासकार लेनपुन एक इतिहासकार है, उनका कहना है कि वो सहिष्णुता के कारण, मतलब दारा शिकोह की सहिष्णुता और उदारता के कारण लेनपुन साहब इसको लघु अकबर कहते थे, छोटा अकबर इसको कहते थे। इससे संबंधित एक जानकारी और ले लेंगे। मज्म उल बहरीन एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका की रचयिता दारा शिकोह है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का रचयिता कौन है तो दारा शिकोह। ठीक है, और ये इसका प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक किससे संबंधित है। तो ए है बौद्ध से, बी में है जैन, सी में दिया हुआ है शैव और डी में है वैष्णव और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो देखिए एलिफेंटा का गुफा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और ये जो है बौद्ध धर्म और शैव धर्म यानी हिंदू, विशेष करके हिंदू धर्म में शैव धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से इसका आंसर ए और सी हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अब देखिए इसके विषय में और थोड़ा जानकारी ले लेंगे। एलिफेंटा के गुफा को यानी धारापुरी लेनी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एलिफेंटा के गुफा में जो है 7 गुफा मंदिर खोजा गए हैं, ठीक है, जिसमें से 5 गुफा मंदिर जो है हिंदू धर्म के शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है, और 2 गुफा बौद्ध से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए इसका निर्माण काल के विषय में यदि बात किया जाए तो इसका निर्माण काल जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ से इसके विषय में एक चीज और जानेंगे कि प्रसिद्ध त्रिमूर्ति जो शिव के उपासक माना जाता है, त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा यही एलिफेंटा गुफा से ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो देखिए इससे एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद कर लीजिए, एलिफेंटा गुफा को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि एलिफेंटा को, यदि ये सवाल पूछा जाए कि एलिफेंटा को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया, तो 1987 में शामिल किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजतरंगिणी का लेखक कल्हण किस शासक के समकालीन थे? ए में दिया हुआ है जय सिंह, बी में हर्ष, सी में गोविंद चंद, डी में है जयचंद्र और ई में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो राजतरंगिणी का लेखक, राजतरंगिणी एक पुस्तक है, इस पुस्तक को कश्मीर का इतिहास भी कहा जाता है, ठीक है। इसका लेखक जो है वो कल्हण है, ठीक है। और ये कल्हण जो है वो राजा जय सिंह के समकालीन थे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इसके विषय में आज थोड़ा जान लेंगे कि राजतरंगिणी का लेखन जो है वो 1148 से 1149 ईस्वी के बीच में किया गया था, और उस वक्त कश्मीर में राजा जय सिंह का शासन चल रहा था, ठीक है। और इस ग्रंथ में जो है राजतरंगिणी ग्रंथ में कुल 8 तरंग हैं और 7826 श्लोक हैं। इसके प्रथम 3 तरंग कश्मीर के इतिहास के बारे में, इतिहास से संबंधित है, और चौथा से छठा तरंग जो है कश्मीर में कारकेट वंश और उत्पल वंश से संबंधित है, और 7वां और 8वां तरंग लोहार वंश से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए इसके विषय में हम लोग इतना जान गए कि राजतरंगिणी का लेखक जो है वो कल्हण थे, और इसका लेखन जो है 1148 से 49 के बीच में इस ग्रंथ की रचना की गई थी, ठीक है। इसमें कुल 8 तरंग हैं और 7826 श्लोक हैं, ठीक है। प्रथम 3 तरंग कश्मीर के इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है, और चौथा से लेकर छठा तरंग जो है कारकेट वंश और उत्पल वंश के बारे में जानकारी देता है, और 7वां और 8वां तरंग लोहार वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ए में दिया हुआ है 1919, बी में ऑप्शन है कि 1917, सी में दिया है 1921 और डी में 1896। तो इसमें बताना है कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब किया गया था। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति जो है वो 1917 में किया गया था। अब देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेंगे। इसकी नियुक्ति 1917 में किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा, मतलब उसके कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति के विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, ठीक है। इस आयोग में डॉक्टर एम सैडलर, जोसेफ लीड्स, जो कि उस वक्त इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इन दोनों को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था,
अब ये आयोग जो है इसका मानना था कि यदि शिक्षा में सुधार लाना है तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना अति आवश्यक है। देखिए इससे सवाल पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, मतलब सैडलर विश्वविद्यालय आयोग ने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की, जो 1904 में बनाया गया था विश्वविद्यालय अधिनियम की काफी आलोचना किया था। मतलब और बताया गया कि इससे जो है मतलब विश्वविद्यालय आयोग से कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा जो है वो ठीक समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इससे यहाँ इस तरह से सवाल आ सकता है कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम को सहमत थे तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने जो है 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम के कड़ी आलोचना की थी और उसमें उन्होंने तर्क दिया था कि इस अधिनियम के कारण कॉलेज और विश्वविद्यालय के बीच की शिक्षा का समन्वय जो है वो ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो ए में है लॉर्ड विलियम बेटिंग, बी में है लॉर्ड हार्डिंग, सी में है लॉर्ड मिंटो और डी में है लॉर्ड डलहौजी और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में आरंभ हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे कि विलियम बेटिंग का शासनकाल जो है 1828 से लेकर 1835 तक रहा था। ठीक है, अब देखिए हम लोग हर शासक या गवर्नर जनरल के बारे में शासनकाल के बारे में चर्चा कर रहे थे क्योंकि इसके विषय में इससे लगभग बहुत सारे सवाल आते हैं कि कई बार इस तरह से सवाल पूछ दिया जाता है कि लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा था। ठीक है, तो देखिए जब हम जानेंगे कि इसका शासनकाल 1828 से लेकर 1835 तक है तो इनके बीच में जितने भी कार्यकाल काम हुए थे तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में काम हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है शासनकाल कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, इसी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था जिसमें जो है ये व्यवस्था किया था कि भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। देखिए इससे रिलेटेड एक चीज और जानकारी लेंगे कि भारत में जो है आंग्ल शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने वालों में से दो व्यक्ति और थे। एक था मुनरो और दूसरा थे एल्फिनस्टन। ठीक है, इन दोनों ने जो है वो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था, लेकिन मुख्य रूप से लॉर्ड मैकाले के वजह से ही अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन संभव हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। ए में दिया है लाला लाजपत राय, बी में राजा राम मोहन राय, सी में सर सैयद अहमद खान, डी में मौलाना शिबली नोमानी। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो मिरातुल अखबार जो है इसको कौन प्रकाशित करते थे इसे यही हमको बताना है। ठीक है, तो मिरातुल अखबार जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित होता था। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। राजा राम मोहन राय को जो है भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के काम के विषय में यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो इन्होंने जो है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और फिर आगे चलकर 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, देखिए ये सब चीज को हम लोग याद कर लेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर 1828 में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, इससे कई एग्जाम में सवाल आ जाता है कि जैसे आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए इससे संबंधित और सवाल और बात को हम लोग जानेंगे। तो इन्होंने जो है 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था
और ये संवाद कौमुदी जो है वो बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है, ये मिरातुल अखबार जो है फारसी भाषा से प्रकाशित होने वाला अखबार था, और संवाद कौमुदी जो है वो बांग्ला भाषा से प्रकाशित होता था। ठीक है, और देखिए मिरातुल अखबार के विषय में यदि बात करते हैं तो मिरातुल अखबार को 1822 ईस्वी में इन्होंने फारसी भाषा का एक अखबार जो है, ये भी साप्ताहिक अखबार थे, इनको प्रकाशित किया था। ठीक है, अब देखिए राजा राम मोहन राय के विषय में और भी चीज को हम लोग जानेंगे। तो इसी के सहयोग से, मतलब राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। ठीक है, तो देखिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा को समाप्त कब किया गया, तो 1829 में किया गया। और किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। किसकी सहायता से, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। ए में दिया हुआ है श्री नारायण गुरु, बी में है मुकुंद राव पाटिल, सी में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी में दिया है बी आर शिंदे, ई में इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए बहुजन समाज के संस्थापक जो है वो मुकुंद राव पाटिल थे। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो मुकुंद राव पाटिल जो है वो ज्योतिबा फुले के विचारधारा से, और वहीं से इनको प्रेरणा मिली थी, और ये 1910 में शंकर जाधव के साथ मिलकर बहुजन समाज की स्थापना की थी। और देखिए बहुजन समाज क्या था। बहुजन समाज जो है एक ब्राह्मणवाद विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी, मतलब ये कांग्रेस से भी इत्तेफाक नहीं रखते थे, प्रबल कांग्रेस विरोधी संस्था थी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए यदि ये सवाल पूछा जाए कि बहुजन समाज की स्थापना कब किया, तो 1910 में। यहाँ देखिए बहुजन समाज पार्टी जिसकी स्थापना कांसीराम ने की थी, तो इससे हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर यदि इसमें ऑप्शन कांसीराम दिया रहे तो ये नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम ने की थी, और बहुजन समाज के स्थापक जो है वो मुकुंद राव पाटिल थे, और वो उसकी स्थापना 1910 में ही हुई थी। जबकि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना ये 1984 के या 1980 के आसपास में किया गया था। ठीक है, तो ये वो एक राजनीतिक पार्टी है, और ये जो है बहुजन समाज जो है एक सामाजिक कार्य से संबंधित है। ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ दिया है नाम, और दूसरी तरफ जो है उनके संस्था जो है संस्था। तो ए में दिया है राजा राम मोहन राय, तो ब्रह्म समाज। तो अभी हम लोग चर्चा किए राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और कब किया था, तो 1828 में। ठीक है, और बी में दिया हुआ है दयानंद सरस्वती आर्य समाज। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये 1875 में किया था। तो इस तरह से दूसरा भी सही है। ठीक है, और सी में दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो ये भी सही है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, और ये इसने 1897 में किया था। ठीक है, और ये डी में दिया है महादेव गोविंद रानाडे, इसी को शॉर्ट नेम में MG रानाडे कहते हैं। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये सही नहीं है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1875 में मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट ने किया था। ठीक है, और कहाँ किया था, तो इसकी स्थापना अमेरिका में किया गया था। अगर ये पूछा जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है ये अमेरिका में बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित एक सवाल और जानेंगे कि 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से नामक संस्था से जुड़ गई थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित थे। ठीक है, और जबकि एनी बेसेंट जो है वो विदेशी महिलाएं थी।
अब यहाँ दिया हुआ है महादेव गोविंद रानाडे, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमजी रानाडे के नाम से हम लोग आपको मिलेगा कहीं कहीं, एमजी रानाडे। तो एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आत्माराम महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे का संबंध किससे है? तो प्रार्थना समाज से। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि ये जो है प्रार्थना समाज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो ही दिया होता। यह कथन किस शासक से संबंधित है? तो ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी में मोहम्मद तुगलक, सी में शेरशाह, डी में औरंगजेब और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कथन है ये शेरशाह से संबंधित है। ठीक है, और देखिए शेरशाह के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। तो इसका बचपन का नाम जो है फरीद खान थे। ठीक है, इसके पिताजी जो है वो जौनपुर के अंतर्गत जौनपुर राज्य के अंतर्गत जौनपुर के सासाराम का जमींदार था। ठीक है, तो मतलब सासाराम किस राज्य के अंतर्गत आते थे? जौनपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये चीज क्लियर हो रहा है कि सासाराम जो है वो जौनपुर के अंतर्गत आते थे। ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे और कि इन्होंने जो है 1539 में चौसा का युद्ध तथा 1540 में कन्नौज का युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। जो मुगल बादशाह जो थे हुमायूं को पराजित करके उसे दिल्ली की गद्दी से अपदस्थ कर दिया। ठीक है, और खुद गद्दी पे विराजमान हुए। ठीक है, और शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्रा को पुनः पटना के नाम से बसाया था। ठीक है, और देखिए इसके बारे में और थोड़ा जान लेंगे। इसके निर्माण कार्य काफी बेहतरीन रहा था। इसने जो है सड़क ए आजम के नाम से सड़क का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में ग्रांट यानी जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर ये पूछा जाए कि सड़क ए आजम का किस रोड को कहा जाता है, तो जीटी रोड को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये कथन जो है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये कब कहा गया था इन्होंने? तो ये इन्होंने जो है जब मारवाड़ के शासक के साथ जब युद्ध कर रहा था, तो उस वक्त इनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। तो इसी समय कहा गया था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में पूरा अपना साम्राज्य खो दिया होता। ठीक है, तो इस तरह से अगर ऐसा सवाल आया कि ये कथन किस युद्ध के समय किया तो मारवाड़ के युद्ध के समय में ये कथन कहा था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए में है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, ये तो अजमेर दिया हुआ है। तो बी में है शेख बहारुद्दीन गरीब दौलताबाद, सी में है शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, डी में है शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो देखिए कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये मुल्तान से संबंधित इसका संबंध नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए निजामुद्दीन औलिया जो है वो इसके विषय में थोड़ा जानेंगे। ये चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। ठीक है, इसको जो है महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर पूछा जाए कि महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के नाम से शेख निजामुद्दीन औलिया को महमूद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है वो बदायूं में हुआ था। ठीक है,
और उसके बाद ये, तो शुरुआत में जो ये है, शुरुआत में ये बाबा फरीद के साथ अजोधन, जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है, अजोधन पाकिस्तान में रह रहे थे, ठीक है। और बाद में फिर वो दिल्ली आ गए और अंत समय तक वो दिल्ली में ही रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से निजामुद्दीन औलिया का किसी भी रूप में वो मुल्तान से वो संबंधित नहीं हुए थे। शुरुआत में इसका जन्म जो है बदायूं में हुआ था, फिर वो अजोधन गए थे, यानी जो पाकिस्तान का एक प्रांत है, बाद में फिर दिल्ली आ गए थे। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो ए में उपेंद्र, बी में मुंज, सी में गंगदेव, डी में दिया हुआ उदयादित्य। तो देखिए परमार वंश के विषय में थोड़ा हम लोग जानेंगे। परमार वंश का संस्थापक जो है वो उपेंद्र राज थे, ठीक है। और परमार वंश की राजधानी जो है, इसकी राजधानी धारा नगरी थी। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि परमार वंश की राजधानी कहाँ थी, तो धारा नगरी थी, ठीक है। तो देखिए ए में उपेंद्र दिया हुआ है, तो उपेंद्र तो परमार वंश के संस्थापक ही थे, ठीक है। और बी में दिया हुआ है मुंज, तो मुंज भी परमार वंश के शासक थे, ठीक है। और फिर डी में उदयादित्य जो है, उदयादित्य भी जो परमार वंश के शासक थे। तो सी वाला जो गंगदेव जो है, गंगदेव परमार वंश के शासक नहीं थे, पर गंगदेव जो है वो कलचुरी वंश के शासक थे, ठीक है। अब देखिए परमार वंश के बारे में थोड़ा जान लेंगे। परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा भोज थे, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है परमार वंश का शासक कौन नहीं थे, तो वो कलचुरी वंश के शासक थे गंगदेव। तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजवंश कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो ए में दिया हुआ है चोल, बी में है पाल, सी में है गुर्जर और डी में दिया हुआ है राष्ट्रकूट। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष में वंश के जो है शासक से उलझे हुए थे। तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा देखिए जान लेंगे। राजा हर्ष की जब मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद राजा हर्ष की मृत्यु के बाद जो है वो कन्नौज पर अधिपत्य करने के लिए एक संघर्ष छिड़ गया था। अब कन्नौज पर अधिपत्य करना किस लिए जरूरी, क्योंकि उस वक्त तक राजा हर्षवर्धन के समय तक कन्नौज जो है वो एक प्रमुख आकर्षक केंद्र बन गया था, ठीक है, व्यवसाय की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से, ठीक है। तो इसलिए कन्नौज पर हर शासक जो है वो इस पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते थे। तो चूंकि जब तक राजा हर्षवर्धन थे तब तक तो कन्नौज पर किसी का शासक नहीं था। इसके मृत्यु के बाद कन्नौज पर शासन करने के लिए 3 शासक उलझ गए थे अपने में, और उसमें उलझने वाले पाल शासक थे, पाल वंश, गुर्जर वंश के शासक और राष्ट्रकूट। ये तीनों जो है आपस में उलझ गए। तो इस तरह से इसका आंसर बी, सी, डी होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी पाल वंश भी होगा, गुर्जर भी होगा, राष्ट्रकूट भी होगा, ठीक है। और अंत में जो है इसमें इस संघर्ष में सफलता जो है गुर्जर को मिला था, ठीक है। और यदि ये पूछा जाए कि ये संघर्ष कब शुरू हुआ था, तो ये लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास में शुरू हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इसके विषय में हम लोग क्लियर हो गए कि कन्नौज पर अधिपत्य करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष जो है वो पाल शासक, गुर्जर शासक और राष्ट्रकूट के बीच में युद्ध छिड़ा था, जिसमें अंतिम में गुर्जर जो है विजयी हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। ए में ग्राम पंचायत, बी में राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, सी में श्रीलंका के साथ व्यापार, डी में तमिल संस्कृति की उन्नति और ई में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध विशेषता जो थे वो था ग्राम पंचायत। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में हम थोड़ा समझ लेंगे। चोल वंश का जो है शासनकाल के बारे में जान लेंगे। तो इसका संस्थापक जो है, यानी चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि चोल वंश की स्थापना किसने किया था, तो विजयालय ने की थी, ठीक है।
और इसने अपनी राजधानी जो है तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहते हैं, ठीक है, तंजावुर में अपना राजधानी बनाया था। ये कई बार पूछा गया है सवाल है, ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए इससे संबंधित एक सवाल हो रहा है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र चोल के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है। तो ए में दिया हुआ है कंबोडिया, बी में है जावा, सी में सुमात्रा, डी में है बोर्नियो और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बोरोबुदुर जो है, बोरोबुदुर स्तूप जो है वो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। और इसके विषय में एक चीज और जान लेंगे कि 1991 में बोरोबुदुर स्तूप को 1991 में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिला और विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि बोरोबुदुर स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1991 में शामिल किया गया था। और ये कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महाबलीपुरम का सप्त मंदिर किसने बनवाया था। ए में दिया है महेंद्र वर्मन, बी में नरसिंह वर्मन, सी में परमेश्वर वर्मन, डी में नंदी वर्मन, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, ठीक है। अब नरसिंह वर्मन के बारे में जानेंगे। नरसिंह वर्मन जो है वो पल्लव वंश के शासक थे और इसका कार्यकाल जो है, मतलब इसका शासनकाल 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक है, ठीक है। और इसी के शासनकाल में एक शैली का विकास हुआ था जिसका नाम था मामल शैली, ठीक है। और इसके मामल शैली क्या है, तो मामल शैली के तहत जो है वो दो प्रकार के स्मारक बनाए जाते थे। एक था मंडप और दूसरा रथ या एकाश्म मंदिर इसको भी कहते थे, तो एकाश्म मंदिर भी कहा जाता था, ठीक है। और इन रथों को जो है एक और नाम था, इसको हम लोग सप्त पैगोड़ा भी कहते थे, ठीक है, सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। तब देखिए सवाल क्या है, पूछ रहा है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसने करवाया था, ठीक है। अब देखिए पल्लव वंश के विषय में हम लोग थोड़ा और जानकारी ले लें कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे। तो पल्लव वंश के संस्थापक जो है वो सिंह विष्णु थे, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है वो कांची या कांचीपुरम थी, ठीक है। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है, इसने जो है वातापी कोंड नामक उपाधि धारण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। ए में है पुष्यमित्र शुंग, बी में है खारवल, सी में है गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी में है सुशर्मन, डी में है सुशर्मन और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या एक में से एक से अधिक। यहाँ देखिए एक चीज दिया हुआ है एकाश्म ब्राह्मण, एका ब्राह्मण। तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो कि नासिक अभिलेख जो है, नासिक अभिलेख से पता चलता है कि सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण कहा गया है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एका ब्राह्मण का मतलब क्या होता है कि एका ब्राह्मण का मतलब होता है कि अद्वितीय ब्राह्मण, या इसको दूसरे शब्द में कहें कि ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, ठीक है। तो इसके उपाधि जो है किसको मिला था, गौतमीपुत्र सातकर्णी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ सातवाहन वंश के विषय में दिया, तो सातवाहन वंश के विषय में थोड़ा हम लोग और चर्चा कर लेंगे। सातवाहन वंश के स्थापना जो है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसकी स्थापना सिमुक ने की थी
और कब किए थे? तो 60 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 60 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने किया था। और इसका राजधानी जो है, इन्होंने अपना राजधानी प्रतिष्ठान में बनाया था। ठीक है, अब ये प्रतिष्ठान कहाँ है? तो प्रतिष्ठान जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। और देखिए एक चीज इसमें और जान लेंगे कि सातवाहन शासक जो है खुद को दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे। ठीक है, देखिए ये सवाल कई बार पूछा है कि किस वंश के शासक को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था? तो सातवाहन वंश के शासक को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। ए में हिंदू मंदिर के कारण, बी में हाथी दांत के काम हेतु, सी में स्वर्ण सिक्कों का टंकन हेतु, डी में बुद्ध प्रतिमा के लिए, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अफगानिस्तान का बामियान जो स्थान था वो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। तो क्योंकि वहां जो है बामियान पहाड़ियों को काट करके बुद्ध की प्रतिमाओं को बनाया गया था, लेकिन जो है उस प्रतिमा को तालिबान ने नष्ट कर दी। ठीक है, और ये तालिबान वर्तमान में जो अभी तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता स्थापित किया है वो नहीं थे, ये बहुत पहले की घटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा ली जाने वाला जुर्माना था। तो कब किस लिए लिया जाता था? तो ए में दिया है पीने के पानी को गंदा करने पर, बी में दिया है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, सी में है कूड़ा फेंकने पर, और डी में है मंदिर को गंदा करने पर, और ई में दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये एक तरह एक जुर्माना था। ठीक है, इस नाम से एक जुर्माना था। वो कब लिया जाता था? जब कोई व्यक्ति सड़क पर कीचड़ फैलाते थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ए में दिया हुआ है बहादुर शाह और गुजरात है। तो देखिए ए को देखेंगे, बहादुर शाह जो है इसका संबंध गुजरात से, ये भी सही है। बी में दिया हुआ है चांद बीबी और अवध। तो सी में दिया हुआ रजिया सुल्तान दिल्ली, और डी में बाज बहादुर मालवा। तो देखिए चांद बीबी जो है वो अवध से नहीं बल्कि अहमदनगर और बीजापुर से इसका संबंध था। ठीक है, अब देखिए ये अहमदनगर कहाँ स्थित है? अहमदनगर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और जानेंगे, चांद बीबी का मकबरा जो है ये भी अहमदनगर में ही स्थित है। अब देखिए एक सवाल इसमें और आता है कि चांद बीबी है थी कौन? तो चांद बीबी जो है वो अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। ठीक है, तो इस तरह से चांद बीबी का जो संबंध रहा था वो अहमदनगर या बीजापुर से रहा था। ठीक है, अवध से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो ए में है अरबी, बी में है तुर्की, सी में है फारसी, डी में है उर्दू, और ई में है इनमें से कोई नहीं, और इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। ठीक है, तो इसके विषय में थोड़ा हम लोग समझेंगे कि भारत में जो है फारसी साहित्य का विकास जो है वो मुस्लिम विजेताओं के आगमन से शुरू हुआ था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बाद फारसी भाषा को जो है वो राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हदीस है एक, ए में दिया हुआ इस्लामिक कानून, बी में है बंदोबस्त कानून, सी में है सल्तनत कालीन कर, डी में दिया है मनसबदार, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए हदीस जो है एक इस्लामिक कानून है, तो इस तरह से इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके विषय में थोड़ा और जानकारी लेंगे कि इस्लाम धर्म के चूंकि मूल स्रोत क्या है? इस्लाम धर्म के मूल स्रोत हैं कुरान। ठीक है, और कुरान के बाद जो है दूसरा मूल ग्रंथ जो है वो हदीस माना जाता है। ठीक है,
और देखिए एक चीज और इसके विषय में जान लीजिए कि इस्लाम धर्म में कुरान और हदीस को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। ठीक है, तो इस तरह से हदीस जो है एक इस्लामिक कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ए में दिया है 1526, बी में 1565, सी में 1576 और डी में 1586। तो और ई में ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 में हुआ था। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो थोड़ा इसके विषय में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो देखिए तालीकोटा के युद्ध में जो है बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा और बिदर की संयुक्त सेना के साथ विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य जो है वो पराजित हो गए। अब देखिए एक सवाल ये हो जाता है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? तो उस वक्त इसका शासक जो थे, यानी विजयनगर साम्राज्य के शासक थे सदाशिव राय, जिसका शासनकाल 1540 से 1570 तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो ए में है शौकत अली, बी में है मोहम्मद अली, सी में है शरीयतुल्लाह, डी में दिया हुआ अबुल कलाम आजाद और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। खिलाफत आंदोलन जो है भारत में मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा चलाए गए आंदोलन है। ठीक है, और ये इसका उद्देश्य जो तुर्की में खलीफा पद की पुनर्स्थापना के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। हालांकि शुरुआत मुसलमानों ने किया था, बाद में इसे कांग्रेस की भी सपोर्ट इसको मिला था। ठीक है, तो इसका जो है प्रारंभ जो किया था वो शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों अली बंधु जो थे, इन दोनों अली बंधु ने की थी। ठीक है, तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए खिलाफत आंदोलन के लिए जो गठित कमेटी थी उसमें मोहम्मद अली और शौकत अली के अलावा अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोसानी और डॉक्टर अंसारी, ये सभी शामिल थे उस कमेटी में। ठीक है, लेकिन देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अबुल कलाम आजाद भी तो है डी में ऑप्शन, लेकिन कह रहा है कि प्रारंभ किसने किया? तो प्रारंभ जो है वो शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों अली बंधुओं ने किया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे।